बच्चों, आज हम कक्षा 7 में विज्ञान भारती 2 इकाई 4 उष्मा एवं ताप के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ का क्या नाम है? उष्मा एवं ताप। तो सबसे पहले हम उष्मा की अवधारणा के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग घर पे कभी पानी या चाय गर्म किए हो? जी। जब हम पानी को स्टोव या गैस पर गर्म करते हैं, पहले एक भगोना लो, भगोने को जो है इस गैस पर रखकर गर्म करो। जब पानी उसका उबलने लगे, उस पर उसको ढक्कन से या प्लेट से ढक दो। क्या देखोगे? कुछ देर बाद देखोगे कि जो भाप है, जब पानी एकदम खौल रहा है, भाप जो है प्लेट को ऊपर उठा देता है ना। यानी भाप क्या करता है? मतलब भाप यानी पानी गर्म होता है, गर्म होकर कार्य करता है और बल लगाकर प्लेट को या ढक्कन को ऊपर उठा देता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ताप द्वारा या उष्मा द्वारा या गर्मी द्वारा या भाप द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जब कार्य करने की क्षमता को ही क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। यह ऊर्जा कहाँ से आ रही है? उष्मा से। तो इसका क्या मतलब हुआ? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। और अब देखा, ताप ले लो, उसका रीडिंग ले लो कि वो कितना गर्म है। ठीक, फिर उसमें गर्म लोहे का टुकड़ा डाल दो। डालने के कुछ समय बाद फिर उसका ताप लोगे तो क्या देखोगे कि उस पानी का ताप बढ़ जाता है। पानी ठंडा था, लोहे का टुकड़ा गर्म था। इसका मतलब क्या हुआ कि उष्मा जो है, माने लोहे का टुकड़ा जो गर्म था, उसकी उष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर चली गई। पानी ठंडा था, वो गर्म हो गया। इसके हिसाब से हम उष्मा की परिभाषा देंगे। उष्मा, यहाँ पर देखो, उष्मा की अवधारणा या उष्मा की परिभाषा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ठीक है, उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसका, अब आओ उष्मा का मात्रक हम देखते हैं। देखो, उष्मा का मात्रक, उष्मा एक ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। लेकिन यहाँ पर उष्मा का एक नया मात्रक भी है। ठीक, एक और मात्रक भी है। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, माने 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। कैलोरी को क्यू से दर्शाया जाता है, यानी उष्मा का एक नया मात्रक मिल गया। क्या? क्यू। ठीक, क्यू माने कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक, तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होगा? तो 1 किलो कैलोरी, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह 1 किलो कैलोरी में भी 1000 कैलोरी होता है। ठीक, तो उसको अगर हम बदलेंगे, यहाँ पर देखो 1000, चूंकि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, तो 1000 में हम 4.18 जूल का गुणा कर देंगे, तो 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में इतने जूल हो जाएगा। कितने जूल हो जाएगा? इतना 4.18 गुणे 10 घाते 3। 10 घाते 3 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। ठीक, तो 1000 को हम यहाँ पे 10 घाते 3 लिखे हैं। ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10 घाते 3 जूल। ठीक, और कैलोरी का को क्यू से हम दर्शाते हैं। उष्मा का मापन एवं निर्भरता। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्यू। किसी वस्तु के ताप में अगर हम वृद्धि करें, माने उसको हम गर्म करें, उसके लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्यू उस वस्तु के द्रव्यमान यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उस वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके वजन पर। अच्छा, ये देखो, जैसे तुम 1 गिलास पानी को अगर गर्म करोगे या 1 भगोने पानी को गर्म करोगे, तो किसको गर्म करने पे ज्यादा समय लगेगा? बताओ। 1 भगोना ना। क्यों? क्योंकि 1 भगोने का जो जल है वह ज्यादा, उसका द्रव्यमान अधिक है। किसकी अपेक्षा?
1 गिलास की अपेक्षा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब द्रव्यमान या वजन ज्यादा किसी वस्तु का रहेगा तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसीलिए Q समानुपाते M, यानी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। Q ऊष्मा की मात्रा और M वस्तु का द्रव्यमान है। अब ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतरण T माने तापांतरण T माने प्रारंभिक ताप तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक, दूसरा कारण क्या है, किसी वस्तु की ऊष्मा यानी किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के प्रारंभिक ताप और उस वस्तु के अंतिम ताप पर निर्भर करती है। देखो जैसे कोई जल है, उसको हम पहले 20 डिग्री तक गर्म किए, पानी लिया 1 गिलास, उसको 20 डिग्री तक गर्म किया स्पिरिट लैंप से, तो गर्म करने पे मान लो 3 मिनट का समय लगा, फिर उसको 3 मिनट का समय लगा, फिर हमने उसका ताप मापा, वो 20 डिग्री है। ठीक, फिर उसको हम गर्म करते रहे, ताप मापी से ताप मापते रहे जब तक वह 40 डिग्री तक उसका ताप न हो जाए। तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री से 20 डिग्री करने के लिए 3 मिनट लगा, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री करने के लिए 3 मिनट से ज्यादा लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु की ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतरण माने उस वस्तु की प्रारंभिक ताप तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करता है। यहाँ जो है डेल्टा T जो है वह प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप के बीच के अंतर को बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान M तापांतरण T के अलावा उस पदार्थ के विशेष अवस्था या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, देखो जैसे हम 2 बीकर लें, बीकर माने जानते हो ना, जो शीशे का बना होता है जिसमें हम तरल को गर्म करते हैं, एक में पानी रखें और दूसरे में तेल रखें। ठीक है, अब दोनों को 5-5 मिनट तक गर्म करें। ठीक है, तो जो पानी है वह उसका ताप नापे थर्मामीटर से, थर्मामीटर मैंने दिखाया था ना, प्रयोगशाला थर्मामीटर अपने यहाँ है, और फिर जो तेल है उसका ताप मापेंगे तो हम देखेंगे कि तेल का ताप अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि तेल की प्रकृति पानी की प्रकृति से अलग है, तेल अधिक चिपचिपा होता है। ठीक है, उसकी प्रकृति पानी की प्रकृति से अलग होता है। अतः किसी पदार्थ की विशेष अवस्था के कारण उसमें जो ऊष्मा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है गर्म करने के लिए, उसे उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसके हिसाब से किसी पदार्थ के तापमान में निश्चित वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा माने ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान M तापांतरण T के अलावा उस पदार्थ की विशेष अवस्था विशेष प्रकृति पर निर्भर करती है। यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यश कहलाता है। ठीक, इन तीनों के हिसाब से हमने ऊष्मा की क्या परिभाषा दिया, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तापांतरण माने प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए 3 चीजों की जरूरत, 3 चीजों को निर्भर करता है। किसी वस्तु को गर्म करना 3 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? पहला उस वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा उस वस्तु के प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप के बीच के अंतर यानी तापांतरण पर, और उस वस्तु या पदार्थ के विशेष अवस्था या विशेष प्रकृति के कारण जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है उस पर, 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखे ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक स्थान से दूसरे स्थान तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। कभी हमने देखा है लोहे के छड़ को, हम इतना बड़ा लोहे का छड़ लें, उसको आगे से गर्म करें और पीछे से पकड़े रहें तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पीछे भी हमारे हाथ तक गर्मी पहुंच जाती है, हो जाता है ना। छड़ को अगर एक सिरे को गर्म करो तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, यह क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है। वही बता रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। रूम में हीटर लगाया जाता है, पूरा रूम गर्म हो जाता है ना।
क्यों? क्योंकि रूम में हीटर से गर्मी पूरे रूम में फैल जाती है। वही कहा हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि उष्मा का स्थानांतरण माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा के जाने की क्रिया को उष्मा का संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है। पहला क्या है? चालन, जिसको कंडक्शन कहते हैं। दूसरा संवहन, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा विकिरण, जिसको रेडिएशन कहते हैं। तो उष्मा स्थानांतरण या की जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? उष्मा का संचरण या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा कैसे गति करती है 3 विधियों द्वारा, उसके बारे में कल जानेंगे। आज इतना ही। ठीक।